नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के इस विशेष कार्यक्रम कांग्रेस के 4 साल क्या रहा प्रदेश का हाल, इसमें आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच आज पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित हैं जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंहदेव जी। साथ ही हम सब के बीच में पंचायतों के मुद्दे पर विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं मनोज गुप्ता जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंचायतों के मुद्दों को लेकर लगातार कार्य करते रहते हैं। साथ ही हम सब के बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री पूरन राजवाड़े जी, पूरन सिंह टेकाम जी। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें इससे पहले मैं बता दूं पैनलिस्टों को कि हमने एक चौराहे पर चर्चा कार्यक्रम रखा था, जिसमें कई ग्राम पंचायतों में हम गए और वहां से कई मुद्दे निकल कर आए हैं और उन्हीं मुद्दों पर आज हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं प्रश्न जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण जी से पूछना चाहूँगा कि जब हम ग्राम पंचायतों में पहुंचे तो सरपंचों का लगभग यह कहना है कि जो 15वें वित्त की राशि है, पहले 50-50% आता था, 50% पंचायत में और 50% शायद तक जिला पंचायत में, और अभी जो स्थिति है 3 भागों में उसको बांट दिया गया है, जनपद में, जिला पंचायत में और पंचायतों में। और सरपंचों का यह आरोप है या उनकी यह शिकायत है कि ये राशि कम है और टाइड और अनटाइड में बटी हुई है, लेकिन जो अनटाइड की राशि उन्हें खर्च करना है उसमें भी अधिकारियों का दबाव होता है कि उसको नरवा गुरवा घुरुआ या गुठान में खर्च करें। तो उनका कहना है कि हम मूलभूत आवश्यकता जो पंचायतों की है उसे कैसे पूरा करें। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए खबरी चौक की टीम और आपको धन्यवाद। पंचायती राज व्यवस्था में 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आता है, वो वित्त आयोग आज ये जैसे 15वें वित्त में है, इससे पहले 14वें वित्त का आता था। 14वें वित्त में जैसा आपने बताया कि शेष या मुख्य एक तौर से राशि पंचायतों को मिलती थी और उसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत का भागीदारी कम था। 2018 से 15वां वित्त लागू हुआ और जब नए नियम बन रहे थे तो इसमें स्टेट्स को बोला गया आप अपनी तरफ से तीनों स्तर के पंचायती राज की व्यवस्थाएं जो हैं उनके लिए आप कितना कितना राशि देना चाहेंगे उस जिले के अंदर, उसका परसेंटेज बांट के दीजिए। उस समय छत्तीसगढ़ की तरफ से ये प्रस्ताव गया था कि 90% राशि ग्राम पंचायत को जाए, 5% जनपद को जाए और 5% जिला को जाए। तो ये ओरिजिनल प्रपोजल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पंचायत विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया। फिर केंद्र सरकार का एक नया गाइडलाइन आया उसमें, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी स्तर को 10% से कम राशि नहीं दी जा सकती। और जनपद के भी एक रिप्रेजेंटेशन आया था जिन्होंने कहा था कि हमें भी काफ़ी काम करने को लगता है, और मैं तो जिला पंचायत में हूँ तो हम लोग को सबसे कम राशि मिलती है और सबसे बड़ा क्षेत्र होता है एक तरीके से, तो हम लोग की भी अलग दुविधा और कंप्लेन रहती है। लेकिन आपने जो कहा, पंचायती राज का जो मूल है वो गांव है, तो उसके बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ये तय किया गया कि 75 ग्राम पंचायत, 15% जनपद पंचायत और 10% जिला पंचायत को दिया जाएगा। ये पहला मुद्दा हो गया जो अपना आवंटन का हुआ। तो ये 15वें वित्त की गाइडलाइन के ही अनुसार था, और मैं मानता हूँ कि इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ग्राम पंचायत भी सशक्त रहनी चाहिए। ग्राम पंचायत के अन्य आय के स्रोत भी हैं, जैसे कि मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको अलग एक राशि मिलती है। समग्र के माध्यम से भी जो पैसा आता है वो सीधा ही कि सीधा मंत्रालय से ग्राम पंचायतों के पास जाता है। और अन्य स्कीम्स का भी ऐसे कई स्कीम्स हैं जिनका पैसा भी सीधे ग्राम पंचायतों के पास जाता है। जहाँ तक जिला पंचायत या जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत को भी 15वें वित्त का राशि मिलता है, और इसके अलावा उनका अन्य स्रोत हो गया तो स्टैम्प ड्यूटी शुल्क या फिर जो कि गौण खनिज मद है उससे पैसा आता है। जिला पंचायत का एकमात्र स्रोत 15वें वित्त राशि है। तो ये व्यवस्था है, इसके अंदर काम करना पड़ता है। दूसरा पहलू जो आपने प्रश्न का पूछा कि एक तरीके से बांध के काम कराया जा रहा है, ऐसा एक महसूस और एक करते हैं ग्राम में, पंचायत में लोग। इसके लिए भी मूलतः दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। हम लोग भी जब भी गांव में जाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे ताकतवर अंग है वो ना पंचायत है, ना जनपद है, ना जिला है, वो ग्राम सभा है।
और ये बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है सारे नियमों में, चाहे वो 15वें वित्त के हों, चाहे वो मूलभूत के हों, चाहे वो इनफैक्ट समग्र के लिए भी हों, कि ग्राम सभा के माध्यम से जो पारित प्रस्ताव होंगे और उनकी जो प्राथमिकता होगी, जो एक तरीके से साल में जीपीडीपी बनता है, अक्टूबर 2 से चालू करते हैं हर साल और जनवरी महीने फरवरी तक जनरली जीपीडीपी बनाते हैं अगले साल की कार्य योजना के तौर पे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये ग्राम सभा आयोजित करके ग्राम के लोगों से बात करके प्लान तैयार किया जाना चाहिए और इसी के माध्यम से खर्च होना चाहिए। अब ये जनता की तरफ से भी, ग्रामवासियों की तरफ से भी और अधिकारियों की तरफ से भी कमी है कि इसको उतना सीरियसली नहीं लेते। इसमें जनपद का भी कोई रोल नहीं, इसमें जिला पंचायत का भी कोई रोल नहीं है और यही पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है। इसको अगर पंचायत स्तर पे चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो या फिर ग्राम के दूसरे नागरिक हों, अगर वो इस चीज़ को महत्व देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गांव में जाते थे एक और कंप्लेन मिलती है, जो सरपंच का वार्ड है या जो सरपंच का कह लें कि क्षेत्र है जहाँ के वो निवासी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है। जो आश्रित ग्राम हो गए या जो दूर फैले हुए पारे हुए, वहाँ कम काम होता है। तो ये एक तरीके से काम देने में, काम करने में जो भेदभाव की स्थिति बनती है वो लगभग हर स्तर में दिखती है। पंचायत बोलता है कि जनपद जिला हमारे साथ कर रहा है, जिला बोलता है कि प्रदेश हमारे साथ कर रहा है, प्रदेश बोलता है कि राज्य केंद्र सरकार हमारे साथ कर रही है। तो इसको सुधारने का यही तरीका है कि जो शक्ति दी गई है, जो कि आम नागरिकों और ग्रामवासियों के पास है, वो ग्राम सभा की है, इसको ठीक तरीके से किया जाए। इसमें जो प्राथमिकता तय कर दी जाए, इसमें लोग अच्छे से भागीदारी करें, गांव की जो सही में दिक्कतें हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, उनको नोट डाउन करवाएं, उनको प्राथमिकता दिलवाएं। इसमें अच्छे से पार्टिसिपेशन करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसी शिकायत आएगी। और कहीं पर भी अगर प्रेशराइज किया जा रहा है, जब शुरुआत में नरवा गरवा गोरवावाड़ी को भी दिया गया था, तो उसके जो चारों अंग हैं, जो 4 चिन्हारी कहते हैं, तो चारों अंग उसके ग्राम के लंबे समय के डेवलपमेंट के सोच से ही किए गए। चाहे वो मवेशी के एकत्रीकरण से हो जिससे दूसरी फसल में फ़ायदा हो, चाहे वो लोगों की आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम हो। सबसे बड़ा अंग जो हम लोग के मेरे हिसाब से जो है वो नरवा है, जिसपे बिल्कुल गांव का ध्यान नहीं रहता, जो पूरी अधिकारियों पे छोड़ दिए हैं, जो मनरेगा के माध्यम से काम हो रहा है। वो आज पानी की जो व्यवस्था है वो कल कितनी मुश्किल रहेगी, सारी रिपोर्ट्स बोलती हैं, सारी स्टडीज़ बोलती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए नरवा पे भी बहुत ज़रूरी काम और लोगों की भागीदारी से काम होना चाहिए, जो कि ये कभी कमी है। और बाड़ी तो व्यक्तिगत ही हो गया। तो अगर किसी भी तरह से इसमें दबाव दिया जा रहा है या ऐसा काम करवाया जा रहा है जो गांव नहीं करना चाहता, तो ग्राम सभा उसका जरिया है। ग्राम सभा में आपत्ति दर्ज करना चाहिए और अगर किसी कारण से ग्राम सभा में नहीं करा पा रहे या फोर्स किया जा रहा है, तो हम लोग को जरूर जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ हम लोग इसमें ज़रूर एक्शन लेते भी हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जैसा कि सर ने बोला, ग्राम सभा में गांव वालों की भागीदारी होनी चाहिए। सरकार चाहे जिसकी भी हो, प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या अभी कांग्रेस की सरकार है, निश्चित रूप से देखा जाता है कि ग्राम सभाएं होती तो हैं, लेकिन ग्राम सभा में जो लोगों की भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन वहाँ से प्रस्ताव आते हैं, उस प्रस्ताव पर भी काम होता है। क्या ऐसा होना चाहिए कि ग्राम पंचायतों में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, लोग जागरूक हों, अपने ग्राम पंचायत का विकास कैसे करना है? अंचल जी, मेरा मानना है कि जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 1993 में, तब से लेकर छत्तीसगढ़ हमारा बना, तो लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1.5 दशक जो है, लगभग 15 साल, 2015 तक जो है ग्राम पंचायतों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर थी। इसके बाद में जो है स्थितियाँ धीरे धीरे कुछ हुई हैं। जहाँ तक ग्राम सभाओं का मामला है, तो ग्राम सभाएं देखिए आज भी सर्वोच्च हैं, सारे नियमों में भी हैं कि ग्राम सभाएं जो कहेंगी, जैसा बाबा ने भी कहा कि जो ग्राम सभाएं चाहेंगी वही काम पंचायत करेंगे। लेकिन वास्तव में स्थिति इससे थोड़ी सी अलग है। देखिए आज पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसको धीरे धीरे समाप्त करके अब अधिकारियों ने अपने हिस्से कर लिया। ग्राम सभाओं को भी आज सचिव या अधिकारी संचालित कर रहा है, तो उससे ना लोगों का मनोबल धीरे धीरे टूटता रहा। ग्राम सभाओं से फर्जी प्रस्ताव आ जाते हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर इनका है उनको पता ही नहीं होता है। तो
इसमें जो मेरा मानना है कि खुद जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी बहुत कम हो गई है। वो किस दबाव में है, क्या है, तो हो सकता है इस पर सरकार का हस्तक्षेप, या जैसे आज आप किसी को भी पूछेंगे कि अनऑफिशियल कि पंचायत कौन चला रहा है, तो वो बोलेंगे सचिव चला रहा है। सचिव जो है वो सीधे तौर पर अधिकारियों के अंडर पे है। तो जब सारी व्यवस्था आपकी अधिकारी ही तय करेंगे तो फिर ग्राम सभाएं भी वही तय करेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत मेरा ख्याल ये हो रही है। तो इसके कारण लोगों का जो जुड़ाव है वो ग्राम सभा से भी कम हो रहा है, या भरोसा कम हुआ है ये कह लें। तो कुछ उत्तरदायित्व जो है वो लोगों को खुद भी आगे आके निभाना पड़ेगा, जैसे आदि बाबा ने भी कहा कि यह करना पड़ेगा। तो इस पे लोगों को शायद ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरे मामले में मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अधिकारियों का हस्तक्षेप कम करने की ज़रूरत है, प्रशासन से थोड़ा सा इनको हटाने की ज़रूरत है। ग्राम पंचायतों की यदि बात की जाए और जिस तरीके से बात हो रहा है अधिकारियों को लेकर, तो अधिकारियों का कितना दबाव रहता है ग्राम पंचायतों के संचालन को लेकर, या पंचायतों के में कार्यों को लेकर क्या दबाव रहता है? जैसे अब देखिए, आदि बाबा भी एकदम सही बोले, मनोज भैया भी सही बोले कि आज गढ़ पूर्ति नहीं हो पाता है। शासन का इतना बार ग्राम सभा हो जाता है और ग्राम सभा से जितने भी प्रस्ताव हम लोग आगे भेजते हैं, एक भी मान लीजिए पूरा नहीं होता है। तो इससे ग्रामवासियों में और जनप्रतिनिधि जो सरपंच पंच हैं उनमें एक आ जाता है कि हमारा काम होता नहीं है ग्राम सभा में बैठने से भी, तो हम क्यों जाएं? तो कैसे काम होता है? काम कहाँ से आता है? काम यहाँ देखिए, कोई काम हो ही नहीं रहा तब बोलेंगे क्या? अभी तो मतलब पंचायत अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा है जी, मतलब पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी जितने भी काम हो रहे हैं टेंडर प्रक्रिया में हो रहे हैं। सरपंचों के पास आप जाके पूछ सकते हैं, कहीं किसी के पास कोई काम नहीं। ठीक है, मैं अगला सवाल लेना चाह रहा हूँ, पंचायतों से ही है। जो भी हम लोग चौराहे पे चर्चा कर रहे थे तो उससे निकल कर आया कि पंचायत को सारे अधिकार हैं, बोला जाता है कि उनके पास सारे अधिकार हैं और वो जैसा चाहें चला सकते हैं। पंचायत के खातों का संचालन सरपंच और सचिव दो लोग मिलकर करते हैं, लेकिन बार बार ये शिकायतें आती हैं। हम लोगों को कई लोगों ने प्रूफ भी दिया है कि जनपद सीओ एक लेटर जारी करते हैं और पंचायतों के खातों पर होल्ड लगा दिया जाता है। तो किसी दूसरे के खातों को कोई दूसरा कैसे होल्ड लगाएगा? यदि पंचायत को पूरे अधिकार हैं तो क्या ये पंचायती राज है या अधिकारी राज? इसमें दो बातें हैं। जनपद के जो अधिकार की बात है तो वो सिर्फ जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तौर पे सिर्फ उस परिस्थिति में अगर किसी कारण से सरपंच सेक्शन 39 के तौर पे निलंबित किया जाता है और उसमें भी अगर एसडीएम ये कहता है कि काम ना रुके पंचायत का और ये लिख के देता है कि तब तक के लिए संचालन जब तक अगला निर्वाचन नहीं होता तो सचिव और जनपद सीओ के माध्यम से या जनपद के माध्यम से संचालन किया जाए। तो यही एक प्रावधान है पंचायती राज में जिसके माध्यम से ये जो आप कह रहे हैं वो किया जा सकता है। अगर किसी अन्य विषय में ऐसा हुआ है, अगर उसमें कोई अनियमितता नहीं है, किसी अनियमितता के कारण होल्ड नहीं लगाया गया है, तो वो सरासर गलत है। और अगर ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल भी हो या वो भी हो तो प्लीज जरूर हम लोग को भी बताएंगे। ये केवल अंबिकापुर जनपद या सरगुजा जिले की घटना या बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश का ये हाल है कि जनपद सीओ जैसा होता चाहते हैं वैसा पंचायतों के खातों का संचालन करते हैं। वो चाहते हैं तो खातों से पैसा निकलता है, नहीं चाहते तो नहीं निकलता। आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? इस मामले में देखिए, कुछ पंचायती राज अधिनियम की जैसे बाबा ने धारा 39 और धारा 40 ये दोनों जो है आज पंचायत प्रतिनिधियों को मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर जो है ना इस तरह से थोपी जाती है जैसे कि वो उनके लिए उनके खिलाफ ही हथियार है। तो 39 के तहत ये स्थिति लगभग हर जगह पे है कि यदि सरपंच और सचिव यदि जनपद सीओ के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ बहाना बना के बाबा उनके खाते को होल्ड कर ही दिया जाए, है ना। और कुछ नहीं होगा तो दो ठो एक नोटिस जारी कर देंगे कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है और उसके बाद फिर उनके खातों को होल्ड कर दिया जाएगा। ये स्थिति मेरी भी जानकारी में हम हर जगह तो नहीं है लेकिन कमोबेश ये स्थिति होती रहती है और लगभग हमेशा की स्थिति है। यदि कार्रवाई हो तो क्या इसमें बैंक भी जिम्मेदार नहीं है? क्या बैंक किसी दूसरे के बोलने से खाता को होल्ड कर सकते हैं? देखिए, पंचायती राज अधिनियम में की जो स्थिति है उस पर अब ये आप कह लें कि सीधे तौर पे तो वो होल्ड नहीं करा सकते, लेकिन ज़्यादा तो अधिनियम के बारे में बाबा ही बता पाएंगे।
लेकिन हाँ, उनको एक अधिकारिता है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूंकि वो उस पर जो पंचायतों को मद में जो पैसे आते हैं वो कहीं ना कहीं से वो जिला पंचायत, जनपद और बाकी इनके भी पैसे होते हैं, तो जनपद को ये अधिकार है कि वो कुछ राशि या कुछ उसको करके होल्ड करा सकता है। ज़्यादा तो आदि बाबा ही बता पाएंगे इसके संबंध में। इसमें जैसा कि बता रहे हैं वो दो बात, एक आपने अधिकारी राज की बात की, तो अधिकारी राज एक ऐसा फिनोमिना है या एक ऐसा चीज़ है जिससे मेरे को लगता है कि देश की हर व्यवस्था प्रभावित है, और इसमें जो कमी आती है वो कमी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की भी है कि हम उनसे इतना अपने अधिकार की जानकारी नहीं रखते और हम उन पे निर्भर हो जाते हैं कि अधिकार क्या है वो हमें बताएं। हम में से मैं एक बार हम लोग मीटिंग में भी थे और वहाँ पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, तो मैं पूछा कि कितने लोग आज तक अधिनियम को देखे हैं, पढ़ने की तो बात अलग है। तो जब हम अपने अधिकार ही नहीं पढ़ेंगे, हम अपने अधिकार ही नहीं जानेंगे और दिक्कत में फंसेंगे तो कि उन्हीं से पूछेंगे। अगर वही हमारे हर दिक्कत का समाधान निकालने वाले होंगे तो उन पर निर्भर होते जाएंगे, और यही व्यवस्था के कारण आज वो हावी है। जैसा कि आपने कहा कि सेक्शन 39 और सेक्शन 40 ये कोई तलवार की तरह इस्तेमाल करने वाले या धार गर्दन पे लगाए रखने वाले सेक्शन नहीं है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाले हैं कि अगर कोई गलती हो रही है, अगर जनता के हित में काम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा, उस परिस्थिति में जनता के हित में किसी पुख्ता सबूत के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और जहाँ तक बात यह है कि जो वो चाहते हैं वो काम हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, ये सुनने में आता है, कई जगह होता भी है, कई प्राइवेटी सेक्टर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने वीसी में बोलती है, फिर उसके बाद राज्य सरकार अपने वीसी में बोलती है, फिर कलेक्टर अपने वीसी में बोलते हैं, तो ये एक सिस्टम है और ये एक बात मेरे को नहीं लगता किसी से छुपी हुई बात है। तो इस चीज़ को हर लेवल पे हम लोग को सोचने की जरूरत है कि अगर ये चीज़ एक डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत सिस्टम है तो उसकी वो शक्तियाँ देना ज़रूरी है। आज हम में से कहीं से भी अगर किसी को बड़ा एक प्रोजेक्ट आया, कई बार ज़रूरत भी होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों पहलू हैं इसके। कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं जब जैसे शिक्षा का स्तर, कई बार लोग स्कूल नहीं जा रहे थे तो दबाव बनाने की ज़रूरत थी, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत थी, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत थी। महिला सुरक्षा के विषय हो गए, उसमें ज़रूरत रहती है। महिला हाइजीन का बात हो गया, नहानी घरों की बात होगी, कई ऐसे स्कीम्स होते हैं, स्वच्छता की बात हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, इसमें ज़रूरत पड़ती है कई बार जब नीचे से डिमांड नहीं आती तो उस डिमांड को क्रिएट करने की। पर हर चीज़ में इसका इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से गलत है। और अगर हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जागरूक रहेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, तो मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूँ कि ये व्यवस्था नहीं बनेगी। जहाँ जनप्रतिनिधि ताकत अपनी हिम्मत से काम करता है, सही काम करता है, वहाँ ये परिस्थिति नहीं बनती। जहाँ वो निर्भर हो जाता है वहाँ ये परिस्थिति बनती। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं, सामने आता है कि ग्राम पंचायतों के जो काम हैं उनको भी टेंडर में डाल दिए जाते हैं, छोटे छोटे कामों को टेंडर में डाल दिए जाते हैं। तो आप लोग भी पंचायत चला रहे हैं, पहले जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं आपके घर से, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या एक बना हुआ है लोगों के बीच में, आखिर क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये जो पंचायत के टेंडर है तो पंचायत में तो टेंडर नहीं होता है। जो अलग से कोई मत आता है, मान लीजिए पीएचई का हो या कहीं का, जो 20 लाख से कम का रहता है, अभी तो 50 कर दिए हैं भूपेश बघेल जी, 50 तो अभी तक आया नहीं है कहीं। 20 लाख से कम का भी कुछ लोग आ जाते हैं और पंचायत में प्रेशराइज करते हैं कि हम ये काम स्वीकृत करा के लाए हैं, हमको करना है। उसमें फिर जनपद सीईओ का भी हाथ होता है, नहीं इनको करने दिया जाए, सचिव के ऊपर दबाव डाला जाता है, सरपंच के ऊपर। ये मेरे साथ नहीं लेकिन मेरे अगल बगल के पंचायतों में ऐसा हुआ है। तो ये जानकारी में क्लियर है मेरे को कि एकदम अति तरह से दबाव डाला जाता है, मानसिक परेशानी उनको, रात दिन लोग आके बोलेंगे तो भी क्या करेंगे। वैसे भी आदिवासी लोग जानते हैं आप कि सरपंच बनते हैं कम पढ़े लिखे ही रहते हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानने के कारण ही ये होता है। और इसमें जो प्रशासन जो दबाव डालता है, अधिकारी जो दबाव डालते हैं, उसके चक्कर में ये परेशान। एक सवाल अभी चौराहे पे चर्चा के दौरान मिंड्रा में आई थी कि जिले में काफ़ी सामुदायिक शौचालय बने हैं
और दिखते भी अच्छे हैं, पेंटिंग है, लेकिन ताले लगे हुए हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो भाजपा की ओर से एक आरोप लगा था कि ये पूरी तरीके से शासकीय राशि का बंदरबाट है, बना के छोड़ दिया गया है। इसमें क्या? इसके दो पहलू हैं। पहला कि आपने कहा कि शासकीय पैसे का दुरुपयोग है। जी तो ये तो जो सामुदायिक शौचालय हैं 3.5 लाख के हैं, 4.5 लाख, 5.5 लाख, 3 स्तर के हैं। इनका तो SBM 2 के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन में आता है कि आपको इतने बनाने हैं। जैसे आपने कहा दबाव, पंचायत से नहीं पूछेंगे क्या करना है, हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो एक वो पहलू हो गया इसका कि बताया कि हम सोचते हैं दिल्ली में बैठ के कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय होने चाहिए, तो सामुदायिक शौचालय बनो जी। कैसे बनाओ, कहाँ बनाओ, एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू इसका ये हुआ कि जब ये आए उस समय हम लोग ने भी, मैं व्यक्तिगत भी इसमें बहुत प्रयास किया, गांव से बहुत रिक्वेस्ट किया, आप ऐसे जगह चूज कीजिए जहां पर लोगों की भीड़ हो। कई जगह हाईवे पे एकदम सामने बन गए, कई जगह थोड़ा सा पंचायत भवन से दूर करके बना दिए, लेकिन कई जगह जहाँ पंचायत भवन में बने, जहाँ स्कूल, खेल मैदान, अपना क्या कहते हैं मंडी है, वहाँ बने। कई जगह बने जहाँ अपने PDS के भवन है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। ऐसी जगहों पे जहाँ बने वहाँ उपयोग हुए, वहाँ उपयोग में है भी, और कई जगह नहीं पे भी हैं। मैं 2-3 जगह खुद जा चुका हूँ, अभी रिसेंटली करजी भी गया था, वहाँ बहुत अच्छा 16 लाख का एक शौचालय बना था और वो ताला लग के वहाँ पड़ा हुआ था। और जब पूछा तो बोले कि हम लोग का अभी इसका लास्ट किस्त नहीं आया है, तो तब तक के लिए हम लोग इसको बंद करके रखें। तो फिर अगले दिन हम लोग इसको चालू करवाए। ये परिस्थिति 2 कारणों से बनती है। एक तो जो आपने कहा कि टेक्निकल व्यवस्था हो गई कि इसको हमको हैंडओवर करना है, अगर हम हैंडओवर के टाइम उपयोग में दिखेगा, कुछ टूटा हुआ दिख गया तो हमारे से पैसा काट लेंगे। तो ये सरपंच या जो अन्य गांव के लोग हैं जो काम करते हैं, जैसा आपने कहा बिना टेंडर के जो काम होते हैं, तो उसमें किसकी लाइबिलिटी होगी, तो वो उसको बचाने के चक्कर में भी करते हैं। और कई जगह पानी की भी दिक्कत थी, कई जगह ये था कि जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई या बोर में पानी नहीं निकला, वहाँ पे नल जल योजना से कनेक्शन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नल जल योजना की तरफ से एक काम कर रही है, उसमें जो तेज़ी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मेरे हिसाब से बहुत अगर इस 5 साल के इस फाइनेंशियल कमीशन के कोई सबसे ज़रूरी स्कीम थी तो वो नल जल योजना ही थी। उसमें राज्य केंद्र के बीच में जो भी इश्यूज रहे हों, पेमेंट आने में, टाइम पैसा आने में जो डिले हुए हों, उससे बहुत लेट हो गया। हम लोग को उम्मीद था कि शायद 23 से पहले हर घर पानी पहुंच जाएगा, पर अभी वो परिस्थिति थोड़ी सी दूर दिख रही है। तो उसके एक अभाव से भी जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है वहाँ कहीं दिक्कत है। ये सब कहाँ घूम फिर के आ गया, स्थल निरीक्षण, स्थल चयन में। तो इसमें भी कहीं ना कहीं गांव को भी वो निर्णय लेने पड़ेंगे। कई बार जैसा बोले कि अधिकारी भी बोलते कि नहीं बनाना है, जल्दी तय करो, तो कर दिया। पर यही अड़ने की बात होती है। अगर हम जनप्रतिनिधि, तो हमारा भी तो कोई दायित्व है। हम हर चीज दूसरे पे थोप तो नहीं सकते कि अरे उसने ऐसा करा दिया, अरे उसने ये कर दिया, तो हमने क्या किया? तो हम उसमें कहाँ थे? तो कई जगह जहाँ हम लोग करा सके थे वहाँ किए। और इसमें खासकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में नहीं था, नहानी घर का भी इसके अंदर प्रोविजन दिए। एक कमरा ऐसा दिए जिसमें पुरुष महिला दोनों कक्ष में नहाने की व्यवस्था भी हो सके, क्योंकि कई घरों में आज भी नहाने के लिए कम्युनिटी एरियाज को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पर मेरी भी उदासीनता है इस स्कीम से। मेरा भी जो इससे एक्सपेक्टेशन था, एक तरीके से जो इसका उपयोग मैंने भी अपने मन में सोचा था, उसका अभी 50-60% ही दिखता है, 100% नहीं दिखता। आप काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने भाजपा का सरकार भी देखा, कांग्रेस का भी देख रहे हैं, इससे पहले MP का शासनकाल भी देखा है। क्या लगता है जो भ्रष्टाचार का जो दायरा है वो धीरे धीरे कम होता गया या उठा? बहुत ज़्यादा बढ़ा है। किस लेवल पे कैसे पंचायतों को लेकर, यदि पंचायतों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर ध्यान, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, देखिए पंचायत तो इसमें 2 चीज़ें हैं अंचल जी। मैं खासकर एक बोल दूंगा कि अभी मुझे ये लगता है कि पंचायतों के अधिकार को धीरे धीरे करके सीमित किया गया है, उनके काम को कम किया गया है लगातार। जैसे पहले जिला पंचायत थी, उनके पास बहुत सारे काम थे, खासकर जो एजुकेशन को लेकर था कि पंचायतें अपना शिक्षक नियुक्त करती थी, 98 से ये व्यवस्था चालू हुई थी। फिर बाद में धीरे जिला पंचायतों को भी शिक्षकों के नियुक्ति का अधिकार था। वहाँ की जो शिक्षा स्थायी समिति थी वो बहुत पावरफुल थी। पंचायतों का भी शिक्षा पे रोल था, राशन वितरण में सीधा रोल था। तो धीरे धीरे कुछ कामों को हटाते गए।
जैसे राशन वितरण अब समितियों को दे दिया गया, मध्याह्न भोजन का काम आपने फिर दूसरे स्व सहायता समूहों को दे दिया। तो पंचायतों के कामों को आपने धीरे धीरे कम कर दिया। और जो भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, तो देखिए अभी भी ये शिकायतें आती है कि पंचायतों पे हमने काम स्वीकृत कराया तो इस पे जो है वो 20% जो है विधायक जी मांग रहे हैं, तो 10% ये मांग रहे हैं, तो सीओ मांग रहे हैं। देखिए ये तो खैर समाप्त होने वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि अब बन गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा। हाँ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसका दायरा बढ़ा है। पहले थोड़ा सा कम हुआ करता था, पहले काम ज़्यादा थे, कमीशन कम था। अब का काम कम है, कमीशन ज़्यादा है, ऐसी भी चीज़ें सुनने में आती है कि हालांकि हमसे तो कोई सीधे नहीं बोलता है, लेकिन हाँ ज़रूर ये बोलते हैं कि भैया काम क्यों नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि भैया इतना कमीशन है, काम कौन करेगा, इससे अच्छा जाने दो। यदि सीसी रोड यदि एक पंचायत करती है तो पंचायत प्रतिनिधियों का ये कहना है कि हमको इतना ज़्यादा कमीशन देना है कि हम काम ही नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा टेंडर पे हो जाने दो। ये स्थिति भी हमने देखी है। मतलब कई जगह पे ये कहा कि हम इसलिए सीसी रोड नहीं करा रहे कि हमसे कमीशन ज़्यादा मांगा जा रहा है। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि अच्छी तो नहीं है, कम से कम, और खासकर पंचायती राज व्यवस्था में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है कि भाई आप उससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो वो थोड़ा सा ये यदि पंचायतें चाहती भी हैं, जैसे पहले एक समय में था कि स्कूल भवनों का पूरा निर्माण जो है 2005 से लेकर 10 के बीच में स्कूल भवनों का पूरा निर्माण का काम पंचायतों को दे दिया गया था। बाद में उस पर भी दिक्कतें आई कमीशन खोरी के चक्कर में, तो फिर वो काम को फिर से वापस हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा कम होना चाहिए और काम भी करना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बेहतर काम करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। पंचायतों के अधिकारों की यदि बात की जाए तो बोला जाता है कि पंचायत सर्वोच्च है, और सामुदायिक वनाधिकार की ओर जाया जाए या जंगलों पर अधिकार की ओर जाया जाए, तो अभी आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जो पेशा कानून लेकर आया है उसमें जल, जंगल और जमीन के अधिकार को छीन लिए हैं। क्या कहेंगे इसमें? एकदम सही है भैया। इसमें देखिए, एक तो ये जो योजना चला इससे हमारे जंगल नष्ट हुए, पानी का स्तर भी इतना घट गया है कि आज गांव में भी शहर की तरह ही व्यवस्था चाहिए। देखिए, जंगल कट रहे हैं, पानी भी घट गया है। पंचायत का अधिकार तो लगभग देखिए ख़त्म हो चुका है, मैं तो ये मानूंगा। इसलिए ख़त्म हो गया मानूंगा कि जो भी भैया बोले काम अगर करना चाहेगा एक सरपंच, और वो एक सरपंच जो पंचायत का नेतृत्व करता है वो इतना गरीब रहता है कि 20% राशि तो दे ही नहीं सकता है। उसके बाद भी अधिकारियों का एक दबाव, एक लिमिट रहे, कम रहे तो आदमी दे देता, ज़्यादा हो गया है लोग सोच ही नहीं पाते हैं, काम करेंगे तो घर का पैसा लग जाता है। उसके बाद होता है इसकी प्रक्रिया एक काम किया मान लीजिए पंचायत, फर्स्ट किस्त की राशि उसको मिल गई, काम करता है, उसके बाद उसको जब लास्ट किस्त मिलती है सीसी जारी करने के बाद, तब तक इतना समय आ जाता है कि जो ईटा और बालू रेत जो खरीदे रहता है सरपंच, उसका ब्याज उसके ऊपर इतना चढ़ जाता है कि उस मजबूरन में वो कर्ज तले दब जाता है, और उसके बाद उसका मन पंचायत से उगते जाता है। आज ये स्थिति है। स्कूल में अगर जाएं तो शिक्षक सरपंच को कुछ समझता ही नहीं, वो अपना ही आधिकारिक राज चलाएगा, केवल पे डाटा में आएंगे, दस्तखत करा के चले जाएंगे। स्कूलों का स्थिति भी आपको बताऊंगा। हमारे शहर के नज़दीक जितने स्कूल हैं, बाबा बैठे हैं, इनको भी अवगत कराना चाहूँगा, वहाँ तो हाई स्कूल में इतने शिक्षक हैं कि जगह एक्स्ट्रा शिक्षक हैं, जगह से ज़्यादा। और ग्रामीण अंचलों के जो हाई स्कूल हैं वहाँ 9th और 10th में अगर 2 क्लास चल रहा है तो केवल 2 शिक्षक चल रहे हैं। ये स्थिति भी है। पंचायत अगर प्रस्ताव बना के जिला शिक्षा अधिकारी को देता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब तो पूरे पंचायत की या ग्राम सभा के पावर को घटाने की ही बात है। यहाँ पर फिर ग्राम सभा का बात ही कहाँ आता है? या पंचायत सुदृढ़ है, कैसे बोलेंगे हम? हमारे पूरे अधिकारों को तो छीन लिया गया है। कोई अगर कहीं है तो मान लीजिए ग्रामीण अंचल में, तो अटैच में पता चल रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ बाबू बन के बैठा है, कोई बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ बीओ बन के बैठा है। शिक्षा का स्तर भी पूरा डाउन हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल गांव वालों का नुकसान हो रहा है हर क्षेत्र तरह से। शिक्षा के स्तर की यदि बात की जाए तो सरगुजा के स्कूलों की यदि स्थिति देखी जाए तो प्राथमिक और मिडिल के जो स्कूल हैं, स्कूल के जो बिल्डिंग हैं काफ़ी जर्जर हैं
और इस ओर एक जो ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप में टारगेट बेस पे काम होने चाहिए। लेकिन होता है कि गवर्नमेंट 5 करोड़ भेज दी, उसको बराबर बराबर बांट दिया, 20-20, 30-30 हज़ार सबको मिल गया, तो उससे न तो वो स्कूल ठीक ही हो पा रहे हैं, न तो अच्छे से सुधारा जा रहा है। तो इसको लेकर क्या एक ऐसा कुछ आप अपना सुझाव या फिर सरकार से कुछ ऐसा अनुरोध रखेंगे कि स्कूलों को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि स्कूलों की हालत काफ़ी बदतर, अभी हम लोगों ने लगातार एपिसोड चलाया था स्कूलों की, मतलब ऐसी स्थिति है कि बैठने लायक भी व्यवस्था नहीं है स्कूलों पर। मैं 2-3 और पॉइंट पे भी इसके साथ साथ बोलना चाहूँगा। पहले आपने कहा कि पंचायती राज पेशा और पंचायत सर्वोच्च। जी पंचायत सर्वोच्च नहीं, जी, ग्राम सभा सर्वोच्च। जी यही फ़र्क है जिसमें हम लोग रह जाते हैं। और तब से मैं बात सुन रहा हूँ तो इसमें एक ही दर्द आ रहा है कि ये दर्द नहीं आ रहा कि हम गांव का काम नहीं करा पा रहे, ये दर्द आ रहा है कि हमारी कमाई कैसे कम होगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये अप्रोच भी कि मेरा पेट कम मोटा, तुम्हारा पेट ज़्यादा मोटा, तुम ज़्यादा ले रहे हो, तुम कम ले रहे हो, किसी भी लेवल पे अगर कोई ले रहा है तो वो गलत है। चाहे वो पहले ले रहे थे, चाहे वो आज ले रहे हैं, चाहे वो 15 साल से ले रहे थे, चाहे वो इन 4 साल में ले रहे हैं, वो गलत है। और ऐसे जहाँ पे भी प्रकरण सामने आए हैं, मेरे पास भी, वहाँ पे हम लोग ने एक्शन भी लिया है और अगर और भी आएंगे तो ज़रूर लेंगे। दूसरी बात यह है कि पेशा कानून हमारे अधिकार छीन लिए। पेशा छत्तीसगढ़ में 83 ब्लॉक्स में लागू है, जिसमें मुख्यतः सरगुजा और बस्तर अंचल कवर किया जाता है। पेशा के नए अधिनियम अभी अधिनियम तो पुराना है, उसके रूल्स अभी फाइनली छत्तीसगढ़ में, जो पिछले शायद कई सालों से 3 बार सरकार भी रही, शायद सोते रहे या नहीं कर पाए, मेरे को नहीं पता क्या उनकी दिक्कतें रही होंगी, पर वो नहीं कर पाए। उसके फाइनली 1996 के बाद आज जाके रूल्स बने। आज कितने साल हो गए उसको? 4 साल वो हो गए और 22 ये 26 साल बाद आज फाइनली रूल्स बने, जो कि मेरे नज़र में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। रूल्स और अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल, उनमें और ताकतें दी जा सकती हैं ग्राम पंचायतों को, बिल्कुल, उनकी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आज भी उनको बहुत ताकत और दायित्व दिए गए हैं। हम इनने बताया कि शिक्षक आते हैं, साइन करा के ले जाते हैं। सरपंच क्यों साइन करते हैं? आपका अधिकार है भाई, शिक्षक काम नहीं कर रहा, मत साइन करिए। आपका क्या लेना देना है कि आप साइन कर रहे हैं? आपका कोई उसमें इंटरेस्ट है जो आप साइन कर रहे हैं? मत करिए, राइट कीजिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पे जनता की दायित्व है। अगर आप ही उसको सीरियसली नहीं लेंगे, अगर आप ही अपने आप को सीरियस नहीं मानेंगे, तो आगे काम नहीं हो सकता। तो मैं इस बात से सहमत नहीं है जो ये कहे। पर हाँ, दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। रिसेंटली अभी सरकार ने सारे अटैचमेंट निरस्त किए थे ट्रांसफ़र शुरू होने के पहले, ट्रांसफर शुरू होने के पहले, और सब लोग को अपनी मूल प्रतिस्थापना में जाना पड़ा था। उसके बाद भी कई कई जगहों से ये बात भी आ रही थी कि अभी भी रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक नहीं है, कुछ कमी भी है शिक्षकों की और कुछ ठीक नहीं है। जैसे फतेहपुर में हम लोग गए, वहाँ मैथ्स टीचर नहीं है और मैथ्स की पढ़ाई वहाँ पे प्रभावित हो रही है। तो अभी अगली शिक्षा समिति की बैठक में मैंने DO सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितनी कमी है, उसका भी एक बार डिटेल, क्योंकि अब ट्रांसफर नए हुए हैं, एक नए तौर से लोग बढ़ गए हैं, तो उसकी आज की क्या स्थिति है उसको भी करें। और ट्रांसफर के टाइम भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पर उस पर ज़्यादा नहीं हो पाया काम, कि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छे से कर दिया जाए, तो उस पर हम लोग भी पहल करेंगे। तीसरी बात आपने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपना शिक्षा का बिल्डिंगों का आज के दिन में स्थिति है, तो ये बात भी सही है कि बहुत सालों से मरम्मत के लिए पैसा नहीं आया। केंद्र सरकार ने, ये इस सरकार की बात नहीं है, इसके पहले वाली सरकार में भी यही स्थिति थी। केंद्र सरकार ने जैसे प्राइमरी स्कूल में नई बिल्डिंग बंद कर दी, चाहे वो अति जर्जर हो गई हो, जर्जर हो गई हो, सिर्फ अतिरिक्त कक्ष देते गए, तो एक एक कक्ष बनता गया, नियम वैसे बने। उसके बाद जो मेंटेनेंस का पैसा आता था, आपने जैसे कहा कि उसको 60,000, 80,000, 1,20,000 ऐसे 3 भाग में बांट के हाई, मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स को बांट दिया जाता है, और उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम पेंटिंग या इलेक्ट्रिकल के छोटे मोटे काम हैं वो हो पाते हैं। जो बड़े एक तरीके से रिपेयर्स की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रही थी, और ये भी नियमबद्ध तरीके से फंसा हुआ था, क्योंकि नियम में लिखा था कि स्कूल आइडेंटिफाई करके ऐसे पैसे को बांटना है। जिला पंचायत से हम लोग ने भी कोशिश की, अपने मत से भी कई जगह पैसे दिए, जहाँ बिल्डिंग जर्जर, जहाँ छत जर्जर हो गई थी, वहाँ पे शेड लगाया स्लैब को हटा के। पर ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दिन में स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स
और कुछ हद तक मिडिल स्कूल्स में भी रिपेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई कई प्राइमरी स्कूल हैं जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से बने हुए हैं और बहुत उनकी स्थिति खराब हो गई है। पर मेरे को पिछली बैठक में शिक्षा समिति की ये जानकारी मिली थी कि शासन ने इस बजट में एक बड़ी राशि, उस समय वो 500 करोड़ की बात कर रहे थे, कुछ 600 करोड़ का था, एग्जैक्ट राशि अभी नहीं पता है, पूरे प्रदेश के लिए ईयरमार्क की है कि उस राशि को सिर्फ स्कूल्स के मरम्मत और रिपेयर के लिए यूज करेंगे। उसमें अति जर्जर और जर्जर बिल्डिंग्स की सूची बना के शासन को भेज दी गई है और उम्मीद है उनके लिए पैसा आएगा। और साथ ही साथ एक और अच्छी खबर ये भी थी कि केंद्र सरकार ने भी इस वर्ष तय किया है कि वो पूरे भारत में कई हाई स्कूलों का उन्नयन करेंगे। तो अगर वो राशि भी आती है तो मेरे को लगता है वो इस चीज़ में काफ़ी कारगर होगी। पर वहीं हम लोग की जिम्मेदारी आती है, ये बात पंचायती राज व्यवस्था की है, तो हमारी जिम्मेदारी आती है कि जब उन चीज़ों का सिलेक्शन हो रहा है तो हम अधिकारियों पर उन चीज़ों को ना छोड़ें, हम उस पर आगे से पहल करें। जिला पंचायत हम लोग की भी कोशिश रहेगी, हम लोग जनपद और पंचायत के भी साथियों से रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि आप ये चीज़ों को हमको आइडेंटिफाई करके भेजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जब जर्जर अति जर्जर की लिस्ट बन रही थी, हम लोग ने लगभग हर जगह ये बात पहुँचाई जितना हम लोग बता सकते थे कि आप लोग के यहाँ अगर ऐसा कोई भी हो वो सूची भेज दीजिए। मुश्किल से 30 से 40% लोगों ने भेजा। तो जब काम करने की बात आती है तब हम हाथ खींच लेते हैं, और जब आरोप लगाने की या किसी और चीज़ को गिनाने की बात आती है तब हम एकदम आगे हो जाते हैं। तो वो सोच भी दूसरी ठीक नहीं है। और आखिरी में बस मैं ये कहना चाहूँगा, पेशा कानून जो है वो ना केवल ग्राम सभाओं को, ग्रामों को सशक्त करता है, उनको वो ताकत भी देता है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, संसाधनों को अच्छे तरीके से उपयोग और बचाए। और इसमें सबसे बड़ा दायित्व, मैं 2-3 बार फॉरेस्ट के कॉन्फ्रेंसेस में भी भाग लेने का मौका मिला, चाहे दिल्ली में हो रहे थे, कई रायपुर में हो रहे थे, उसमें सारे एक्सपर्ट्स भी थे। तो वहीं जंगल बचते हैं जहाँ ग्राम सभा जंगल बचाने के लिए काम करती है। अगर आप वन विभाग में छोड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला, आप प्रशासन पे छोड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला। जंगल हम लोग की परंपरागत संपत्ति है। सरगुजा अंचल हम लोग का आदिवासी बहुमूल्य अंचल भी है, उन लोग की जीविका भी उससे चलती है, और उससे जो प्रेम है, जब तक वो ताकत से ग्राम सभा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कहीं पे भी ये जंगल नहीं बच पाएंगे, पानी के स्तर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये करना है तो इसमें हमें भी अपना दायित्व आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ ब्लेम आगे करने से या दोष आगे बढ़ाने से काम नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है, करजी में कार्यक्रम कर रहे थे तो वहाँ पे आया कि विद्युतीकरण के लिए अपने यहाँ काफ़ी पैसा आई हुई है और विद्युतीकरण का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ लोगों थे जो बीजेपी, उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि दूसरे जिलों में हो जा रहा है, यहाँ पर क्यों रोक के रखे हुए हैं। तो क्या कुछ ऐसा प्लान है या कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कतें हैं कि बाकी जगहों पर हो रहा है, यहाँ पे रोका हुआ है? ये बहुत मेहनत से हम लोग प्रयास करके खासकर विद्युतीकरण का पैसा लेके आए थे। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 4.5 करोड़ या उसके ऊपर ही राशि होगी। 1 साल 2 साल मिला के 6 करोड़ के, हाँ 2-3 साल मिला के थोड़ी बढ़ गई होगी। इसमें विलम्ब का कारण ये हुआ कि जब हम लोग गाँव में गए तो कुछ गाँव छोड़ के बाकी हर जगह विद्युतीकरण का काम हो चुका था। और इस काम की जो कहना नहीं चाहिए पर पुराने समय में जो चलन रही है तो बहुत जगह सुनने में आया बुकिंग वाला काम है। तो हम लोग का मन बना कि इसमें अगर जब गांव में गए तो एक स्ट्रीट लाइट को लेके बात आती थी, और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था कि महिला सुरक्षा के लिए गांव में स्ट्रीट लाइट्स की अगर कर सकें तो अच्छा रहेगा। मूलभूत में पंचायत का इतना पैसा आता नहीं था कि वो अपने मद से पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगा सकें। तो हम लोग को एक अच्छा विकल्प दिखा जिसके माध्यम से विद्युतीकरण के नाम पे अगर हम लोग नए कनेक्शन दे के स्ट्रीट लाइटिंग का व्यवस्था गांव में कर पाते। तो ये प्रस्ताव हम लोग ने जिला पंचायत से आगे स्टेट को भेजा। स्टेट ने पॉलिसी रिव्यू की, पहले मना किया, फिर हम लोग ने उनको रिकंसिडर करने के लिए बोला, तो ये बात शायद पॉलिसी लेवल तक भी गई। पर जो नियमावली बनी थी और जो 2020 में फिर इसका वो हुआ संशोधन, तो उसमें हम लोग को नहीं मिल पाया, वो एग्जाम्पशन नहीं मिल पाया कि इससे स्ट्रीट लाइट लगा सकें। तो ये फाइनली आया कि अगर आप स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हैं तो आप खंबेदार का काम इस मद से कर सकते हैं, लाइट का काम सिर्फ और सिर्फ मूलभूत के मद से हो सकता है। तो उस कोशिश के कारण ये विलम्ब हुआ है। पर मेरे को उम्मीद है, पिछले मीटिंग में भी हम लोग ने, पिछले जब जिला पंचायत सीईओ थे विनय जी, तो उनसे भी इस बारे में बात की थी कि अगले 6 माह के अंदर जो भी पंचायतों से डिमांड आई है, जिन भी पारों में तार खंबे की कमी है, वहाँ पे इस काम को जल्दी जल्दी भेज के खत्म कर देते हैं।
पंचायतों की यदि बात की जाए तो जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो होता है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है, चाहे वो सरपंच बना के खुद से भेज दें या सचिव बना के खुद के भेज दें। क्या ऐसा करना पड़ेगा सरकार को या सामाजिक संस्थाओं को या लोगों को कि इसमें लोगों की एक भागीदारी बढ़े कि हमारा ग्राम का विकास कैसा होना चाहिए, उसमें लोग जुड़ें? हाँ, देखिए अभी जैसे बाबा ने बताया कि अभी देखिए पेशा कानून अभी जो नया उसके प्रावधान बने हैं, कानून तो पुराना है, प्रावधान नया छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है बहुत मेहनत से। उसमें तो बल्कि कुछ अरविंद नेताम जी जो आदिवासी नेता उन्होंने हाँ। कहा कि जल जंगल जमीन के अधिकार हमसे छीन लिए सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको दरअसल और उसको बेहतर हो सकता है। उसमें देखिए बहुत सारे प्रावधान जो बनाए गए थे उसको लेकर कुछ बातें भी थी जो महाराज साहब को भी नहीं पसंद आई थी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी की। उन्होंने भी इसको लेकर कहा था कि ऐसा प्रावधान उसमें कुछ सही नहीं है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है और बेहतर किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बतौली के पास ये एक जैसे बाबा ने बताया कि देखिए जल जंगल जमीन आपका तभी बचेगा। बतौली के पास एक पंचायत है, वहाँ का बहुत अच्छा उदाहरण है कि वहाँ पे पूरे जंगल की सुरक्षा ग्राम सभा ही देखती है, उसके लिए वहाँ सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई गई। तो आपको जो है आज वहाँ देखिए जंगल बहुत अच्छा है, लहलहा रहा है बिल्कुल जंगल। तो जहाँ पे भी पंचायतों ने ये या ग्राम सभाओं ने लोगों ने संभाला है ये काम कि जंगल हम बचाएंगे और वनों का संरक्षण करेंगे, हम अपने पानी का सदुपयोग करेंगे। देखिए वो स्थितियाँ लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इससे दूसरों को उदाहरण देना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि भाई अब पेशा कानून आ गया है नया, तो इससे लोगों पे क्या होता है कि जब भी पुराने कोई चीज़ चला आ रहा है उस पर कोई चीज़ परिवर्तन होता है तो उससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है। तो हमारे पास अभी एक मौका है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक कर दें और कुछ अच्छे ऊर्जावान जनप्रतिनिधि भी जाएँ, लोगों को ये कहें कि भैया आपके अधिकार है, आप उसको कम से कम अपने अधिकारों को तो समझो। जैसे आदि बाबा ने कहा बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं और आपको आगे आना पड़ेगा। मेरा ख्याल है 139 या 141 स्कूल जो है अपने उसमें अभी वो एकदम से ऐसे माने गए हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनको हटा अति जर्जर में है, जिनको तोड़ के नया बनाना। तो यदि आपके स्कूलों को नए स्कूल की ज़रूरत है और आप पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई दूसरा आवाज़ कब तक उठाएगा? आपको खुद से आगे आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जागरूक करने की तो ज़रूरत है। हो सकता है सामाजिक तौर पे हो, संस्थाओं के द्वारा हो, और खासकर मुझे लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों जो बड़े स्तर पर बैठे हैं, जिला स्तर पर जैसे उपाध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं या विधायक हैं, वो खासकर यहाँ पे तो मैंने देखा कि टी.एस. सिंहदेव जी तो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि देखिए आप पंचायत जो बोलेगी वो होगा, तो आपको वो तो करते हैं, लेकिन इसको थोड़े से और ज़्यादा स्तर पर करने की ज़रूरत है, तो शायद लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। आपसे यदि मैं पूछूं कि पंचायतों के अधिकारों को यदि ख़त्म किया जा रहा है तो क्या ऐसा आप चाहते हैं कि पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए? जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा अंचल भैया कि पहला तो शासन जितनी आजकल ग्राम सभा कराती है उसको थोड़ा कम करे। दूसरा, इससे जैसे शासन के नियम के हिसाब से साल में 4 ग्राम सभाएं तो है ही, उन ग्राम सभाओं में जब तक 50% से ऊपर की उपस्थिति नहीं होगी तब तक उसको होने न दिया जाए। लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। सरपंच सचिव के ऊपर कि जनप्रतिनिधि हैं आप लोग का कोरम पूरा करना है। दूसरा, पंचायत ग्राम सभा से जो प्रस्ताव पारित हों उसके लिए जनपद पंचायत, जिला पंचायत या प्रशासन, अब यहाँ पेशा एक्ट के तहत भी हो गया, तो इसमें अमल करें तो ग्राम वासियों में और सभी में ये होगा कि हाँ जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो चीज़ हमारा मिल रहा है। कई बार ये हुआ है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव आते हैं, हम भेजे जनपद में, जनपद तक ही सीमित रह जाता है, फिर लोगों का आस खत्म हो जाता है, फिर वो ग्राम सभा में आना ही बंद कर देते हैं। और जब तक पूर्ण अधिकार अगर ग्राम सभा को न रहे, ग्राम पंचायत को, पंचायत के वासियों को ग्राम सभा में जो अध्यक्ष हैं अभी 1 साल के लिए नियुक्त हुए, उनको अच्छा पावर दिया गया, उन्हीं के आधार पे काम आगे बढ़े, लेकिन उन पे अगर अमल नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, पूरा अधिकारिक राज ही रह जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरपंचों को, जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को और अधिकार मिलने चाहिए ताकि और अच्छा काम हो सके, जो आप लोग चाहते हैं वैसा हो, तो क्या होना चाहिए? इसमें जो मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर पावर
3 स्तरों में किसी के पास है आज, तो वो पंचायत के पास है। जनपद के पास उससे थोड़ी कम शक्तियां हैं। जिला के पास तो हम लोग सिर्फ एक सुपरवाइजरी बॉडी बैट की तरह हो गए हैं आज के दिन में। आपने जैसा सही बताया, जिला पंचायत के पास आज के दिन में सिर्फ 15 वित्त के पैसे के अलावा और एक तरीके से स्कीमों को जिला स्तर पे निगरानी रखने के अलावा, अधिकारियों से बात करने की क्षमता के अलावा और कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। और कई बार ये उदासीनता भी रहती है कि जैसे कई निर्णय जो अगर जैसे आप भी कह रहे हैं कि ग्राम सभा में कोई निर्णय लिया गया, वैसे ही पंचायत के उसमें लिया गया या जनपद की सभा में, सामान्य सभा या सामान्य प्रशासन में लिया गया, वैसे जिला पंचायत में भी कुछ लिया गया, तो उसमें अधिकारियों की जो गंभीरता होनी चाहिए, कई बार वो देखने को नहीं मिलती। तो ये ही एक उदासीनता है शायद। ये साल दर साल आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो बन गई, जो हम लोग शुरुआत में बात की कि उन पर निर्भर होते गए, तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड बना। तो कई बार उस पर हम लोग को भी दूसरों को अपनाना पड़ता है, ऐसी कड़ी बातें या कुछ बोलना पड़ता है जो शायद खुद को कभी अच्छी ना लगे, पर वो अगर हक हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग को अपना हक बढ़ाना पड़ेगा। अधिनियम ने दिया है, जैसा आप बता रहे थे अभी बोले कि कोरम इतना मिनिमम होना चाहिए, तो नए पेशा रूल में ये है, जो नए रूल्स बने हैं उसमें कोरम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं और कई विषयों में तो 75% से कम कोरम पे बात नहीं है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि एक्शन नहीं लिया गया, तो नए पेशा रूल में ये भी है कि अगर इतने समय के अंदर जनपद या विभागीय अधिकारी जो 29 लाइन डिपार्टमेंट हैं जो पंचायत को जवाबदेही हैं, अगर उनके अधिकारी जो पंचायत स्तर के या जनपद स्तर के हैं अगर वो नहीं सुनते हैं, तो एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से इतने दिन के भीतर अगर वो काम नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो कलेक्टर के पास सीधे ही कार्यवाही पेश होनी है। पर ये हमें जागरूक होकर इस पे प्रेशर बनाना है, तभी हम लोग ले पाएंगे। और जब हम लोग ये करेंगे तभी भरोसा गाँव वासियों का बढ़ेगा। गाँववासी तभी आएंगे जब उनके जनप्रतिनिधि उनके हकों के लिए प्रशासन के सामने थोड़ा एक तरीके से खड़े होंगे, अपनी बात गंभीरता से और सीरियस बात रखेंगे। बस हवा में अगर हम लोग बात करते रहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो नहीं होगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे ये अधिकार है, इस नियम के तहत हम ये हमारा अधिकार है, आप हमें ये करके दीजिए, और नहीं करके देंगे तो हम उचित फोरम में जाके इसकी शिकायत करेंगे या आगे इस पे कार्यवाही की मांग करेंगे। तो दो पहलू, एक पंचायती राज को की जो डिसेंट्रलाइज्ड पावर है उसको हर स्तर पे बात होती है, पर उसको और बढ़ावा दिया जाए, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, सिर्फ बात ना रहे, उसको एक्चुअली फील्ड में भी किया जाए। और दूसरा, हम लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा गंभीर हों। ये दो ही चीज़ हैं जो मन में मैं चाहूँगा कि आगे पंचायती राज में देखने को मिले। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को गंभीर होना पड़ेगा और जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, कैसे उसका हल निकल सके, कैसे अधिकारियों तक, कैसे प्रशासन तक बात पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए खबरी चौक।